क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 15 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी और यूपीएससी का आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें दो ईपीएफओ के लिए। ठीक, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और ये देखिए आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं इसमें बता देता हूँ। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, दूसरा इबोला वायरस, पूरी इसमें एनालिसिस बता दूंगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ईपीएफओ के लिए ये दो जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 और सक्षम पोर्टल और सीवीड मिशन, शैवाल भी बोलते हैं इसे। और कमिटी जो है आपकी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी पर, उसने क्या है कि कुछ स्वच्छता से कुछ गाइडलाइन को किया है, अपनाया है, ताकि एंड की जाए क्या, हंगर। हंगर जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गोल नंबर 2 में आता है। पहला कौन सा आता है आपका, पॉवर्टी। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है, हेल्थ। ठीक है ना। और उसके बाद जो है पहला हो गया आपका पॉवर्टी, फिर हेल्थ आ गया, हंगर हो गया दूसरा, फिर हेल्थ हो गया, फिर चौथा कौन सा हो गया, एजुकेशन। फिर पांचवा कौन सा हो गया बताइए, एनर्जी। पांचवा जो है एनर्जी नहीं है, इक्वालिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने आप लोग को होमवर्क में भी दिया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2021 यूपीएससी और ईपीएफओ 2020 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल टोटल कंप्लीट और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलता है, इसमें कि आप लोग जो है अपना जो है कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज आपके लिए हम लोग रखते हैं। पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 पूरा रहता है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। देखिए, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, सिंपल इसका कंटेक्स्ट पहले जान लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें, फिर आपका जो है फैक्ट्स, और फिर अंत में अगर कोई वैल्यू एडिशन करना है तो। देखिए, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक कब था ये, 11 फरवरी को था। उस दिन विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। तो अब आपको इस समझ में आ ही गया होगा कि ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो है, अगर एग्जाम में पूछ ले समझ जाना कि ये वीमेन और गर्ल्स को साइंस की तरफ मोड़ने और उनको ऐसे जोड़ने के लिए है कि वो लोग इसमें सशक्तिकरण हो जाए और साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नवाचार और ये सारी चीज़ ला सके। मेन चीज़ ये याद रखना, क्वेश्चन बनेगा तो ये चलेगा कि यही बनेगा कि विज्ञान ज्योति प्रोग्राम किससे संबंधित है। ठीक, आपका विज्ञान है तो साइंस से संबंधित है, किसको जोड़ना है, ज्योति को जोड़ना है। ज्योति क्या है, गर्ल का नाम है और व्यूमन का नाम भी हो सकता है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ पे आगे क्या है कि ये एनकरेज करता है वही सारी बातें। आपका किसका है कार्यक्रम, आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम लिखेंगे दोस्त। ठीक, और इसमें किसकी तरफ इनको मोड़ना है, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है ना, आपका जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, ठीक है, और आपका जो है अभियांत्रिकी और गणित। इसके बाद देखिए ये कौन चला रहा है, ये पहले वाले अभी सेकंड फेज चालू हुआ है ना। पहले वाले में क्या था कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं उनके 50 लोग मतलब चालू हो गए थे। अब इसको एक्सपेंड करके 50 और जेएनवीज में कर दिया गया है 2021-22 में। ठीक, और यही है कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वीमेन का बढ़ना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व साइंस के कार्यक्रमों में बढ़ना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपका क्लास 9 से लेके 12 तक जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, ज्योति जो है प्रकाश फैलाती है, बहुत ही मेरिटोरियस है। ठीक, ऐसे याद रखो। तो वो जो है आपका उनको लेके, भाई अब उसको अगर सरकार का सपोर्ट ना हो, किसी मतलब ऐसे जगह से जहाँ पे जो है साइंस को बढ़ावा ना दिया जाता है, तो अगर वो चाहे जितना भी विद्वान हो चाहे कुछ हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या है कि मतलब ये है कि अगर वो मेरिटोरियस है और उसके अंदर क्षमता है तो उसको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि वो लोग आगे बढ़ें और साइंस में अपना परचम लहरा सकें महिलाएं। ठीक है, तो ये वाली बात है। विज्ञान मतलब महिलाएं, लड़कियां सारी इसमें क्या करेंगे कि पेरेंट की काउंसलिंग भी की जाएगी, आपकी लैब्स तैयार की जाएंगे, नॉलेज ज्ञान के कुछ सेंटर बनाए जाएंगे, पार्टनर रोल होगा और ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो है लड़कियों को आगे बढ़ाना है साइंस के। उसमें वीडियो क्लासेस भी हो सकती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग पेड ग्रुप में आपके साथ 24 घंटे 7 दिन करते हैं। उद्देश्य यही है कि सशक्त बनाना है लड़कियों को, और आपका जो है उनकी लर्निंग जो है, अच्छा देखो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है
कि पिछले 1 साल में जो हमने सीखा, अब सेकंड फेज़ में हम उस लर्निंग को यूज़ करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट में इसको फैलाएंगे और महिलाओं का सशक्त बनाएंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये वाली स्कीम हो गई। अब इसमें और जो स्कीम है वो सब यहाँ पे समझ लो मेरे भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी जेंडर पैरिटी लाने के लिए कार्यक्रम चलाती है। वो सब समझ लीजिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला क्या है, व्यूमेन साइंटिस्ट स्कीम, महिला वैज्ञानिक स्कीम, इस ठीक। दूसरा क्या है, स्टेम विस्टेम, ठीक। अब इसमें क्या है, इंडिया यूएस का फेलोशिप है ये प्रोग्राम व्यूमेन के लिए स्टेम फील्ड में। स्टेम फील्ड कौन सी थी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक। इसके बाद अगला क्यूरी प्रोग्राम, अगर पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, महिलाओं के लिए कंसल्टेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के अनुसंधान रिसर्च के लिए और नवाचार और एक्सेलेंस पाने के लिए व्यूमेन यूनिवर्सिटी में ये क्यूरी प्रोग्राम है। ये R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाया जाता है, स्टेट ऑफ आर्ट अनुसंधान फैसिलिटी दी जाती है ताकि आप एक्सेलेंस पा सको ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्यूमेन यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें रोल है। इसके बाद गति प्रोग्राम, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जेंडर एडवांसमेंट, महिलाओं का जो है जो आगे बढ़ाओ उनको और जो है ट्रांसफॉर्म करो इंस्टीट्यूशन करके, ठीक ठीक। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी, ताकि आप जो लोग जो है AI बेस्ड जॉब्स जो है आखिरी में आगे जाके महिलाएं पा सकें, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें वीमेन से रिलेटेड हम लोग ने यहाँ पे पढ़ी कि कैसे उनको साइंस से बढ़ाना है, सारी स्कीम पढ़ ली, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आगे जो हमारा आने वाला है, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, कोविड वैक्सीन भी आ गई, सब कुछ है। अब आयोग लोग बोर हो गए, उनको लगता है थोड़ा बच्चों को मजा चखाया जाए और उनसे क्या है कि कुछ ऐसी दूसरी जो न्यूज़ में चल रही है वो वाला वायरस पूछ लिया जाए। तो इबोला वायरस वो एक मतलब वायरस हो सकता है जिस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि DRC जो है ये अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक। इसमें एक नया केस पकड़ा गया इबोला का और इसका नाम है जगह का बोटेम्बो इन नॉर्थ किवू प्रोविंस। अब देखो क्या है कि पहले भी ये 1976 में आपकी इबोला जो कि एक वायरस के द्वारा होता है, ग्रुप ऑफ वायरस के द्वारा होता है, सॉरी, वो जो है इसको डिस्कवर किया गया और तब से जो है करीब बहुत लोग 2000 या पता नहीं कुछ एक फिगर है वो मर चुके हैं काफ़ी लोग। और ये जो है अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसको मैं पूरा आपको एक साथ यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका जो नेचुरल कैरियर है, ठीक, जिसके अंदर पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, किस जानवर के अंदर पाया जाता है ये वायरस, ये पाया जाता है चमगादड़ के अंतर्गत। फ्रूट बैट जो है, जो आपका अमरूद ये सब फ्रूट खाता है, ठीक, बहुत बहुत ही सुंदर होता है, देखना इसकी फोटो आप, उसमें ये नेचुरल कैरियर है। ये किसी पे खा रहा है या किसी छू रहा है तो उसके बाद क्या होता है, आप मतलब किसी को, ये अफ्रीका में जो है ज़्यादातर देखा गया पाया जाता है ये। तो इसमें किसी व्यक्ति या फिर किसी एनिमल जो इन्फेक्टेड था आपका इबोला वायरस से, उसका कोई बॉडी का फ्लूइड निकल रहा है, सुनते रहना, ठीक, मतलब ब्लड हो सकता है, पसीना हो सकता है, थूक और ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, आपका ये सब है। तो उससे भी जो है वायरस पहुंच जाता है और ये वायरस पहुंच के आपकी स्किन पे मान लीजिए चिपक गया और वहाँ फिर ये धीरे धीरे जो है अंदर एंटर करके रेप्लिकेट करता है। तो रेप्लिकेट ना हो पाए उसके लिए 2 दवाइयों के नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूंगा आगे, ठीक। मैं आपको एक साथ ये बता दे रहा हूँ ताकि फिर आप लोग फैक्ट देख लें, अगर छोटे मोटे एग्जामिनेशन जो है आपके UP PCS और ये सारे भी उसमें पूछ ले तो आप लोग आसानी से इसको कर लें, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्या हुआ कि एबोला आपका जो है, एक तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इसके थ्रू हो जाए, कोई आपके इससे इन्फेक्ट हो जाए, कोई ऐसा एनिमल है, ठीक है, वो मर भी गया है तब भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर जब ह्यूमन को हो गया है तो ह्यूमन को कभी जब इबोला पीछे चला था, मुझे याद है 2015-16 में पूरी दुनिया में फिर भी बहुत फैला था ये, तभी कहते थे भैया आपको पसीना या फिर फ्लूइड और इस तरीके की चीज़ तो नहीं आ रही, अगर आ रही तो उनको जो है दूर ही रखा जाता था। तो ये सारी न्यूज़ है, आप समझ लेते हैं इसमें फैक्ट्स, ठीक। फैक्ट्स देखिए, अब UPSC भी पूछता है और आयोग जो हमारे हैं UP PCS BPSC सब भी पूछते हैं, तो दोनों को ही हम लोग यहाँ सब कवर कर लेते हैं ताकि कुछ बचे ना। आउटब्रेक हुआ जून 2020 में और फिर जो है नवंबर में इसको बोल दिया गया एबोला फ्री है, क्योंकि 48 दिन तक कोई केस नहीं आया था, ठीक। और बैट्स में पाया जाता है। पहला केस 1976 में साउथ सूडान में पाया गया था, नियर इबोला रिवर इन कॉन्गो, इसीलिए इसका नाम जो है
इबोला रख दिया गया। इबोला वायरस डिजीज़ जो है डेडली डिजीज़ है और कभी कभी इसका आउटब्रेक हो जाता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर देखा जाता है। और ये किसको इफेक्ट करता है? इंसानों को करता है और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को करता है। प्राइमेट्स कौन होते हैं? बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी। ठीक, तो ये हैं। इसके बाद ये क्या है? ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कि किसके जीनस हैं? इबोला वायरस के, जो कि इन्फेक्ट करते हैं। अब देखो जो इनके टाइप्स हैं इनको समझ लेना, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इबोला वायरस पहला, सूडान वायरस, ये सब इबोला वायरस जीनस के ही हैं। ठीक, इबोला वायरस, सूडान, ताई फॉरेस्ट, बुंदी बुंदी बुगियो और रेस्टोन वायरस और बम्बोली वायरस। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 वायरस हो गए। अब इसमें से 4 जो हैं वो तो इंसानों को करते हैं इन इफेक्ट, यानी कि इबोला, सूडान, ताई और बुंदी बुगियो। ठीक, लेकिन जो रेस्टोन है और बम्बोली है ये नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, रेस्टोन जो है वो तो सुअर और ये जो पिग्स होते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो है, उनको करता है, इंसानों को नहीं करता है। ठीक, तो आपको कौन सा याद करना आसान है? रेस्टोन और बोम्बाली। और रेस्टोन जो है सुअर को खा लेता है, मतलब उनको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक, या विषाणु कैसे फैलता है? ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट, बॉडी का फ्लूइड व्लूइड वही सब है, टिश्यू ऑफ एनिमल, ब्लड, इन सब से फैल जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर ये जो है जो सिक है उससे। ठीक, और ये अकर कर सकता है। देखो ये बोला कि यहाँ पे सारी चीज़, फिर इसके अलावा आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा रिवाइज करना है तो यहीं पे रिवाइज कर लेना, इसको लिख लिया करो। दिस कैन अकर बॉडी फ्लूइड, अगर है किसी को इन्फेक्टेड आदमी है, उससे आप छू गए या फिर म्यूकस जो है लग गया आईज, नोज और माउथ के थ्रू अंदर चला गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इबोला हो जाएगा आपको। द वायरस कैन प्रसिस्ट, कई मतलब आपका जो है आप सही भी हो जाओ, मान लो रिकवरी आपको हो भी गई, तब भी जो सीमेन होता है जिसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, उसमें ये तब भी रहता है, समझ रहे हो? तो आगे प्रजनन वर्जन करने से जो है हो सकता है फिर से फैल जाए, तो थोड़ा इसमें देखने वाली बात है। ठीक, तो साइन और सिम्टम्स क्या है इसमें? ये अपेयर हो सकता है कहीं पे भी, मतलब कभी भी आपको 2 से 21 दिन तक, जब भी आप मान लीजिए इन्फेक्ट हो गया, आप नहीं मतलब कोई भी, तो उसको जो है 2 से 21 दिन में सिम्टम दिखने लगेंगे। और एवरेज जो है इसका वायरस का जो सिम्टम दिखाने का है वो क्या? 8 से 10 दिन का है। इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या है? बुखार आ जाता है, तीव्र सरदर्द, आपका मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, एब्डोमिन पेट में दर्द आदि, कमजोरी, थकान, दस्त, उल्टी, अस्पष्टीकृत ये क्या है? रक्तस्राव या चोट। ठीक, आपका जो है हेमरेजिंग हो जाती है, ब्लीडिंग और ब्रूजिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है? 2 दवाइयां हैं जिसको कि अप्रूव किया गया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक, और ये ट्रीट करती हैं ईवीडी को, यानी कि इबोला वायरस डिजीज़ को। और इसमें जो है इबोला वायरस और स्पेसीज और जैर वाला जो इबोला वायरस है, एडल्ट्स और चिल्ड्रन, इनको जो है, जो इनकी वजह से जो होता है इबोला वायरस डिजीज़, उनको ट्रीट करती है, जैर और इबोला वायरस। कई सारे बताए थे ना वो ऊपर 6, उनमें से जैर और इबोला वाले की है। पहली जो ड्रग है उसका नाम है इनमाजेब एक्सटर्नल। ठीक, ये 3 मोनोक्लोनल जो है एंटीबॉडीज़ का कॉम्बिनेशन से बनता है। और दूसरी जो ड्रग है उसका नाम है इबंगा एक्सटर्नल आइकन, इबंगा। ठीक, इनमाजेब जो है आपका 3 मोनोक्लोनल से है, इबंगा एक्सटर्नल सिंगल मोनोक्लोनल से है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो समझ लेते हैं। इसको MABS भी बोलते हैं। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि लैब में बनाया जाता है या किसी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और ये एक नेचुरल एंटीबॉडी की तरह, मतलब आपके शरीर में एंटीबॉडी को ये इंसर्ट करने का एक तरीका है, सीधी सिंपल बात है। इसमें नेचुरल एंटीबॉडी की तरह ये काम करता है। आपके जो है जन्म, जो आपका वायरस है यहाँ पर, उसको रेप्लिकेट, पुनरावृत्ति नहीं होने देता, रेप्लिकेट नहीं होता। एक घुसा, अब क्या होता है, धीरे धीरे घुस वायरस जो है रेप्लिकेट होते होते सैकड़ों करोड़ों हो जाते हैं ये। ठीक है, और फिर जो है एक साथ हमला करके ख़त्म कर देते हैं इंसान को। तो इसको बढ़ने मत दो, 1 2 है, तुच्चा पड़ा हुआ है कहीं पे पड़ा है तो ख़त्म कर देंगे उसको। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है उसको ख़त्म कर सकती है आसानी से। तो रेप्लिकेट ही मत होने, तो ये वाली बात है। जो इनकी प्रभावकारिता है, एफिकेसी है आपकी इनमाजेब एक्सटर्नल और इबंगा एक्सटर्नल आइकन की, ये प्रूव नहीं हो पाई है। ये थोड़ा सा बात है किसके लिए, सिर्फ जो है ज़ायर इबोला वायरस के लिए हुई है, बाकियों के लिए नहीं इम्प्रूव हो पाई है। समझ में आ गया? ये देखो, ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, नेचुरल बैट जो देखो उड़ता हुआ जा रहा है, इसको अकॉर्डिंग WHO ने माना है कि ये फ्रूट बैट जो है यही नेचुरल वो है।
ठीक, ब्लड वेसल के फट जाने के इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, देख रहे हो आप, ये रक्त की कोशिकाओं में। और 1976 में पाया गया था, 12,000 सॉरी हो चुकी हैं डेथ्स। और इसमें जो है आपका, आप किसी की बॉडी से ब्लड के से जो इन्फेक्टेड है उससे पूछ रहा हूँ, उससे उसको बता रहा हूँ। और बॉडी के फ्लूइड, पसीना, ये सारी चीज़ें हैं। डेड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाओ, कोई आप खा लो वाइल्ड एनिमल जो कि इन्फेक्टेड था, ठीक है, अफ्रीका में खा लेते हैं ना काफ़ी, तो जैसे चाइना वाइना में है ना, बैट खा के कोविड फैला दिया पूरी दुनिया में। उसके बाद क्या है, टचिंग ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट छू रहे हो जो इन्फेक्टेड है, तो ये हो सकता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स कौन कौन से हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, फ्रूट बैट, मंकी, फॉरेस्ट एंटीलोप देखो बना हुआ ना, और पॉर्क्यूपाइन, ठीक है ना, जिसको स्याही बोलते हैं हिंदी में। और फाउंड इन इल और डेड और इन द रेन फॉरेस्ट। ब्लड सेल एब्जॉर्व कर लेता है, और टारगेट इन द बॉडी क्या है, कहाँ कहाँ टारगेट करता है, ये सारी बात बताई गई है। ठीक, बहुत भयंकर इसमें सरदर्द होता है। अब देखिए ये वाला टॉपिक जो है आपका मध्यस्थता एवं सुलह विधेयक 2021 वाला, अब ये लोकसभा ने पास कर दिया। ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला, लोकसभा से ये पास हो गया है 12 फरवरी को, समझिए। अब ये क्या है, पिछला जो ऑर्डिनेंस था अभी 4 नवंबर 2020 को लाया गया था, ऑर्डिनेंस कौन लाता है, प्रेसिडेंट लाता है सेंटर में 123 आर्टिकल के अंतर्गत। इसी को अगर आप थोड़ा सा बदल दो, 213 कर दो, तो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस लेके आता है, अध्यादेश। अच्छा, अध्यादेश जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यूज़ की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और अगर जो है प्रेसिडेंट जो है कोई मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है, इस सब चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें बताई हुई हैं, 4-5, अगर वो उनको लगता है कोर्ट को कि है, तो उसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। ठीक, अगर ऑप्शन में जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू दोनों दे रखा है, तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू वाला मार्क करके आना। देखिए इसके बाद इस विधेयक के प्रावधान क्या है कि 1996 में लाया गया था, उसका सेक्शन जो 36 है उसको जो है संशोधित कर दिया गया है आपका। और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि इस वाले जो विधेयक में क्या है कि मध्यस्थता जो है डोमेस्टिक, मतलब भारत में ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हो सकती है। ठीक, और जैसे आर्बिट्रेशन वाले में अभी क्या हुआ है ना, ये सब क्यों आ रहा है मालूम है इतनी तेज़ी से, वोडाफोन वाला जो है इंडिया को घसीट रहा है आर्बिट्रेशन के लिए इंडिया से बाहर। ठीक, तो अब ये यही सब चेंजेस लाके अब वो चाहते हैं कि इंडिया वाले, कि इंडिया में ही आर्बिट्रेशन मध्यस्थता होनी चाहिए, मेन चीज़ है। ठीक, इसमें अमेंडमेंट जो कराया गया है, इसमें इसमें ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से सुलह कराने की प्रोसीडिंग्स होंगी। और जो अमेंडमेंट कराया गया है इसमें आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, इसमें यह है कि जो भी अवार्ड, मतलब अवार्ड क्या होता है, जब कोई ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन सुनाती है, जजमेंट सुनाती है, तो उसको हम लोग अवार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो उसमें अमेंडमेंट जो किया गया, बिल विल इनेबल ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स इन सम केसेस, कुछ केसेस में हमेशा जो है अपने आप ही को जो भी डिसीजन लिया गया किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसको जो है ऑटोमेटिक उस पर स्टे हो जाएगा, मतलब वो लागू नहीं होगा। ठीक, और इसमें जो है कई सारी चीज़ें जो है, इसका जो 8th शेड्यूल था उसको रोक दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें कि यह बताया जाता था कि किस तरीके से जो आर्बिट्रेटर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, नॉर्म्स, और किस तरीके से जो है उसको मतलब ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, तो वाली चीज़ ही ख़त्म कर दी गई है। ठीक, 8 शेड्यूल था इस वाले एक्ट का। ठीक है, और ये एक स्टे भी है जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड में भी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई कोर्ट ने कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया है, तो उस पर स्टे भी लगाया जा सकता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन जो आपका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 है, ये रेगुलेट करता है डोमेस्टिक घरेलू मध्यस्थता को। और ये 2015 में भी इसमें संशोधन किया गया था, और एक और संशोधन अगस्त 2019 में लोकसभा में किया गया था। मेन चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा जो जरूरी है वो है कि मध्यस्थता और सुलह है क्या। देखो ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मतलब कि जो कोर्ट कचहरी वाली चीज़ें होती हैं उनसे अलग उनका एक वैकल्पिक विवाद समाधान का एक जरिया है, एक टूल है। ये जो है रिजॉल्व जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको आउटसाइड द कोर्ट के बाहर जो विवादों का हल निकालता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो कि आर्बिट्रेटर की तरह काम करते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरह, वो जो है यहाँ पे आर्बिट्रेशन अवार्ड देते हैं, और अपना इनका जो वो होता है डिसीजन बाइंडिंग होता है, ये वाली बात है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में। वहीं सुलह वाले में क्या होता है, और आर्बिट्रेशन थोड़ा सा कंसिलिएशन से थोड़ा ज़्यादा जो है रूल बेस्ड भी होता है चीज़ें। कंसिलिएशन क्या होता है कि समझौता सुलह करानी है दो लोग के बीच में बैठ के, ये भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है।
और दो लोग के बीच में लोगों का जो है जो भी डिस्प्यूट है दोनों से बात करो अलग अलग और साथ साथ, और बस उनका जो है डिफरेंसेस को खत्म कर दो। अगला जो हमारा पोर्टल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्षम पोर्टल और सीवीड मिशन। आप समझना, एक संस्था है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, तिफाक, ठीक, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, तिफाक ने जो है 34वें जो इसका वो था अभी फाउंडेशन डे, उस पे दो जो है स्कीम लाए एक तरीके से। एक तो पोर्टल है मतलब वेबसाइट है, ठीक, सक्षम, ये क्या है, श्रमिक यानी कि लेबर शक्ति, ठीक, इसका जो फुल फॉर्म है वो है लेबर शक्ति मंच, ठीक, श्रमिक शक्ति मंच है, ये एक वेबसाइट है, ये एक तरीके का जॉब पोर्टल है। आप श्रमिक हैं, ठीक, और इसमें भी ब्लू कॉलर लेबर को बढ़ावा देने की बात करी गई है। ब्लू कॉलर क्या होता है, मैनुअल जो लेबर होते हैं उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है, और ये आपका जो है फैक्ट्री वैक्ट्री और यहाँ पे इन सब में काम होता है। जो वाइट कॉलर होते हैं वो ऑफिस के वर्क होते हैं, आपका नॉन मैनुअल वाले वर्क है, हाथ वास नहीं, फाइल डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें, तो उनको वाइट कॉलर बोला जाता है, ठीक। और लेबर को शक्ति प्रोवाइड करनी, मतलब एक जॉब पोर्टल बना दिया है सक्षम पोर्टल नाम से, समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहीं पे ही, ठीक। और उस जॉब पोर्टल पे ये लेबर ये पहुँचे, इन्होंने बोला कि हमारे पास फला फला कौशल है, स्किल है और हमें जॉब चाहिए, हम इस जगह से हैं, फला जगह से हैं। इसी जॉब पोर्टल पर जो है बाकी कौन था आपका, एमएसएमई भी है, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय जो उद्यम है, इंटरप्राइजेज है, वो लोग भी हैं, और साथ ही साथ और भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, लेकिन मेनली जो है एमएसएमई फोकस है। तो इन्होंने बोला कि हमें भैया हम इस जगह पे हैं, लोकेशन हमारी है, हमें फला फला स्किल्स की ज़रूरत है ऐसे लेबर्स की। तो इस पोर्टल पे दोनों लोग आ गए, ठीक, ए और बी, और दोनों लोग ने मिलके जिस हिसाब से चूज़ किया देखा, और जो है जिनको सही लगा अपना नेगोशिएट किया, वहाँ पे इनको जॉब मिल गई, इनको जो है अपना एक वर्कर मिल गया, ह्यूमन रिसोर्स मिल गया, ह्यूमन कैपिटल मिल गई, ठीक। तो ये काम जो है सक्षम पोर्टल के थ्रू किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जो स्किल्स का मान लीजिए कभी मिसमैच होगी तो ये भी जो है लेबर को बताया जाएगा कि भैया फला फला स्किल्स की ज़रूरत है। दूसरा जो है सी वीड मिशन क्या है, आप पानी वानी में आपने देखा होगा, ओशियन और मैरीटाइम वाले में, कि वहाँ पे जो है समुद्री घास होती है, इसको शैवाल भी बोलते हैं, उसका जो है बढ़ावा देने के लिए भी इत्तेफाक ने यहाँ पे स्कीम एक मिशन चालू किया है। ये है पूरी इसमें, ठीक, समझ में आ गया। आप देखिए यही सारी चीज़ें इसमें बताइए, एमएसएमई और ये जो है जॉब वॉब की सर्चिंग करी जाएगी। और अच्छा, इसमें यूज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एल्गोरिथम का यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया। एमएसएमई श्रमिक और दोनों लोग मिलके इकोनॉमिक, जब अभी कोविड में जब ये रिवाइवल हो रहा है तो उसमें अच्छे से जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। ये सशक्तिकरण करेगा श्रमिक्स का, और कैंडिडेचर डायरेक्टली जो है आपका एमएसएमई के पास भेज देगा। इसमें इनकी जो स्किल की प्रोफिशिएंसी लेवल है, यानी कि कौशल की जो प्रवीणता स्तर है, उसको भी बढ़ावा देगा ये वाला सक्षम का पोर्टल, ठीक। अभी देखिए इसमें जो मुख्य फीचर वही है कि डायनेमिक जॉब पोर्टल है, 10 लाख से ज़्यादा ब्लू कॉलर की बात करी गई है, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, और जो श्रमिक है उनको माइग्रेशन ना करना पड़े, अपनी जहाँ पे जो है मौजूद वहीं पे उनको जॉब मिल जाए, ठीक। सी वीड मिशन क्या है कि आपका जो है बेहतर से बेहतर जो है आप फार्मिंग कर सको, ठीक, कृषि व्यावसायिक कृषि कर सको, और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन कर सको। वैल्यू एडिशन का मतलब समझना, मतलब फूड प्रोसेसिंग एक तरीके से। टमाटर है, टमाटर को वैल्यू एडिशन करके आपने अगर उसकी टमाटो केचप बना दिया तो ये वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक। आटे को आपने वैल्यू एडिशन करके उसको बिस्किट बना ली तो ये आपकी वैल्यू एडिशन हुआ। समझ में आई बात। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। शैवाल जो है आपका देखा जाए पूरी दुनिया में 32 बिलियन टन का होता है उत्पादन, जिसमें से जो कि लगभग मूल्य में अगर देखा जाए तो 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। चाइना सबसे ज़्यादा करता है, फिर इंडोनेशिया, फिर साउथ कोरिया। इंडिया देख रहे हो 0.01% है, तो इसलिए इसको बढ़ावा करने की बात है। इसके कई सारे जो है फ़ायदे भी हैं, वो यहाँ समझ लेते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का अगर 5% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, भारत की जो तटीय क्षेत्र जो है, कोस्टल एरिया जो है, वहाँ से जहाँ से पानी स्टार्ट होता है ओशन का, वहाँ से अगर आप दूरी नापो तो 200 नॉटिकल माइल्स की बात हो रही है तक जो है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अच्छा, नॉटिकल माइल होता है आपका 1.852 किलोमीटर, समझना। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 1 माइल कितने किलोमीटर होता है, ठीक। तो इस वाले में कह रहे हैं पूरे भारत का अगर कोस्टल एरिया पूरा जो EEZ है उसको अगर हम 5% ही मान लीजिए अगर उसका सीवीड के लिए कर ले काम,
तो बहुत ही ज़्यादा हमको फ़ायदा हो सकता है। 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सीवीड की इंडस्ट्री बन सकती है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बढ़ सकता है हमारा। आपका जो उत्पादकता है ओशन की वो बढ़ सकती है। एल्गल ब्लूम जो होता है वो ख़त्म कर सकते हैं। कई सारा जो CO2 है हम उसको जो है फिर से रोक सकते हैं, उसका उत्सर्जन ना होने दें। साथ ही साथ जो है ओशियन भी अच्छे हो जाएं। बायोएथनॉल भी जो है हम बना सकते हैं। बायोएथनॉल पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। ठीक, जैव तरीके से, मतलब एथनॉल का अल्कोहल ये होता है, इसको हम लोग बना के किसमें, आपका पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर सकें। समझ में आई ना बात। और ये इत्तेफाक जो है ये आपका ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 1988 में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है अलग से, समझ रहे हो आप। इसकी वेबसाइट को विजिट करके अबाउट अस जरूर पढ़िए। और ये टेक्नोलॉजी डोमेन में टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्ट्री ये देखता है, प्रौद्योगिकी प्रक्षेप वर्गों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ने, आंकलन करने, राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा क्षेत्रों में नेटवर्क क्रियाओं द्वारा नवाचार का समर्थन करने के लिए कार्यरत है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा जो वो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक लाइन में आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए कमेटी एक है आपकी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी पर, एक समिति है जो अभी उसने स्वेच्छता से अपने कुछ एक गाइडलाइंस मानी है कि जिससे कि एंड कर दिया जाए हंगर पूरी दुनिया में। तो ऑलरेडी बाकी जो संस्थाएं हैं UN की हो गई, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं आपका जो है भूख के उन्मूलन यानी कि एंड करने के लिए हंगर को, उसी को जो है ये सप्लीमेंट उसी पे जो है जोड़कर और उसको बढ़ावा देते हुए इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया में हंगर को एंड करना है। अच्छा एक चीज़ आप समझना, इसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मतलब खाना होना, सब कुछ होना, उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत हमारा फूड सफिशिएंट देश है, समझना। अगर ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, कई सारे सूचकांक आते हैं, पढ़े, सब कुछ करे, लेकिन इंटरलिंकिंग नहीं करी तो बड़ा गलत है। समझिए क्या मैं बोलना जा रहा हूँ। भारत हमारा फूड सफिशिएंट देश है, हमारे पास जो भंडार है खाद्य के वो ज़्यादा हैं जितनी हमारी डिमांड है। लेकिन हम लोग एक सूचकांक पढ़ते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हम लोग भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। क्यों मतलब हमारे पास खाद्य पदार्थ मतलब जो है तो फूड, ठीक, आपका वीट ये सब कुछ है, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा है लोगों के पास, और इसीलिए भुखमरी है हिंदुस्तान में। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है? करप्शन, गवर्नेंस नहीं है। फूड मतलब अच्छे एफिशिएंट तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जो है खाने का वितरण नहीं हो रहा है। और इन्हीं सबको रोक करने के लिए, उसको फूड सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका कमेटी जो फूड सिक्योरिटी की है उसने एक स्वेच्छता से अपने जो है कुछ दिशा निर्देशों को जो है फॉलो करने की कोशिश की है। ठीक, 47वां इनका वो था, सेशन था। समझ में आ गई ना चीज़? ये चीज़ सोची थी आपने कभी? अगर सोचिए तो अच्छी बात है, इसी तरीके से आगे भी सोचिए। और UPSC और जो भी है सब जगह मेंस प्रीलिम्स में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन सबको देना है। और इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट है, अभी बताऊँगा। तो ये जो आपका ये किसके को फाउंडेड बाई, जो है आपका UN का FOA जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में है। इसकी गाइडेंस जो है आपकी 7 उस पर फोकस करती हैं एरिया पे, मतलब पारदर्शिता, लोकतांत्रिक, जवाबदेह होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक पर वही सारी चीज़ें हैं कि सबके पास होनी चाहिए। सस्टेनेबल, क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब फूड सिक्योरिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भैया क्लाइमेट पर ध्यान ही नहीं दें। इक्वल सबको मतलब मिलना चाहिए, हेल्दी डाइट सबको होनी चाहिए, सस्टेनेबल फूड सिस्टम होने चाहिए। ठीक, और आपका जो है पीपल को जो है नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी तो अच्छे से फूड की बात करेगा, न्यूट्रिशियस फूड की बात करेगा। जेंडर इक्वलिटी, भाई वीमेन का भी एक पहलू तो जरूर है। और ऐसा जो है मानवीय संदर्भों में लचीली खाद्य प्रणाली बनाने की जरूरत है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये फैक्ट है। देखो ये UPPCS और बाकी आयोगों में पूछा जा सकता है। UN डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, ये 2016-2025 है। इसके अंतर्गत इस गाइडलाइंस को और अच्छा बनाने की जरूरत है। और ये चाहते हैं कि जो राइट टू फूड है, ठीक, भारत में आपके भारतीय संविधान में DPSP जो है उसमें आर्टिकल नंबर 41, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म करके बताइए, वहां पर राइट टू फूड की बात कही गई है। तो ये भी चाहते हैं कि राइट टू एडुकेट फूड जो है सबको मिलना चाहिए, चाहे और ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा जो है वनरेबल हैं उनको। ठीक, और इसके लिए जो गवर्नेंस सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैंने जो आपको पहले बताया, समझना आपको जरूरी है। साथ ही साथ आज के हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS। इसमें देखिए आर्ट एंड कल्चर से एक जो है टॉपिक है, सर के ऊपर से निकल जाए कोई बात नहीं। ये वाला अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। थोलपा व कुत्थू
ठीक, ये इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो बताने आपको सही है कि नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट है, थोल्पा व कुथू, ठीक, केरला में, और इसके रूट पलाक्कड़ और नेबरिंग रीजन्स में। पहला स्टेटमेंट समझ में आया, बताइए सही है कि गलत। दूसरा क्या है, ये एक शेडो प्रॉपर्टी है, ठीक, आपने छाया वाली कठपुतली वाला देखा होगा, ठीक, निजल कुत्थू एंड ओला कुत्थू करके बोला जाता है इसको, यहाँ पे इस वाले टेम्पल में होती है ये, ठीक। आपका ये परफॉर्म किया जाता है भद्रकाली टेम्पल ऑफ पलक्कड़, जहाँ पे रामायण की कहानियाँ बताई जाती। देखिए सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। जो ये शेडो लेदर पपेट जो है आपका केरला में अभी किया गया, आपका ये फेमस टेम्पल आर्ट है जिसको बोलते हैं थोल्पा थोल्पा व कुत्थू। ये अभी एक इस बार क्या है, ये एक रोबोट के द्वारा किया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में, ठीक। और ये अगर देखो मेंस अगर यूपी पीसीएस में भी है, वहाँ पे भी रोबोटिक्स की बात होती है, तो ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर से भी रोबोटिक्स देखिए जुड़ गया है। और ये इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, मंडलम, इसकी फ़ोटो आप लोग को गूगल करके सर्च करनी है। मंडलम जो है, जैसे वो नहीं होता है मजीरा टाइप का जो होता है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया, वैसा होता है छेंदा और इजूपरा, ठीक। और रिगरस ट्रेनिंग जो है इसमें कराई गई है। आर्ट फॉर्म जो है काफ़ी पपेट्री, मतलब एक रोबोट कर रहा है, काफ़ी रोचक बात है ये। और ये स्टेज कराया जाता है टेम्पल प्रीमाइसेस पे, जिसको कुत्थू मदम बोलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आप देखते ही समझ जाओगे। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए गलत है स्टेटमेंट, ये नहीं, मल्लिका खरजून जो है अर्जुन जो है वो बनेंगे कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन। किसमें, राज्यसभा में। लोकसभा में कौन बना है अभी समय बताइए, आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है, ठीक। ये और इसमें देखिए अगला जो है कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, कौन सी, आपका नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन वाली। और इसमें जो है आपका सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत इसको जो है एक तरीके से सांविधिक जो है दिया गया है दर्जा, ये बात कही जा रही है। लीडर अपोजिशन जो होता है, एक लीडर होता है लार्जेस्ट पार्टी का जो कि अपोजिशन में है और जिसके पास 1/10 से कम जो है स्थिरता नहीं है उसमें, मतलब कि अगर 550 देश की मतलब पार्लियामेंट में जो मतलब लोकसभा में सीटें हैं, सॉरी, तो उससे कम से कम 1/10 यानी कि 10% जो है आपका कम सीटें नहीं होनी चाहिए, यानी 55। तो उससे कम है तो नहीं होगी। तो हालांकि कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। अपोजिशन ही नहीं है तो फिर बड़ा खतरा भी है डेमोक्रेसी को। तो यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद का टर्म खत्म हो रहा था, मल्लिका खरजून जो है, ये खरगे, सॉरी, मल्लिकार्जुन खरगे, इनको बनाया जाएगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ कि इनका बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल है किसमें, कि द्विदलिता और तटस्थता, ठीक, यानी कि बाई पार्टनरशिप, पार्टीजनशिप और न्यूट्रलिटी से जो है समझौता ना हो। और किन ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनमें इनको जो है संरक्षण करने के लिए इनका जो है बहुत अच्छा रोल होता है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। वो संस्थाएं कौन सी है, सीवीसी, सीबीआई, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक, आपका जो है केंद्रीय अन्वेषण आयोग, आपका ब्यूरो, और लोकपाल, ठीक। तो याद रखना इन सब में लीडर ऑफ अपोजिशन को करता है। कभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताइए इनमें से किस में से एलओपी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सीवीसी, सीबीआई, सीआईसी, लोकपाल में जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली पूरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन वाला हमारे पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 856488053096960608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय 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 हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।